आ रहा वहाँ? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वहाँ दिक्कत है कुछ सर? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फर्स्ट डे चार्ज पढ़ाए थे, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। तुम लोग को जो नोट्स भेजे थे अपने सामने कॉपी रख लो, और यहाँ हम समझा रहे हैं, तुम लोग वहाँ पे देखते जाना। जैसे सबसे पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन। कूलम्ब्स लॉ, जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to a square of the distance between them. This force act along the line joining of the two charges. सपोज करो कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा यहाँ पे Q2 है और ये डिस्टेंस R है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन मीन्स कोई दिक्कत है? यदि सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होगा तब भी और रिपल्सन होगा तब भी फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। सेकेंड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ जो कांस्टेंट लाते हैं वो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है। अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो एयर के लिए पहले बात करते हैं। फॉर एयर यहाँ जो कांस्टेंट लगाते हैं वो ऐसा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ई से थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसा, इस सिंबल को हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है। और यदि आप नीचे में जीरो लिखेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं एप्सिलॉन जीरो, या जीरो के जगह में नॉट भी बोल सकते हैं। तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो और एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से ये जाना जाता है। तो ये जो कांस्टेंट हटेगा यहाँ पे के लिख दीजिए, ऐसे के ऑलरेडी यूज होगा कहीं आगे चल के, तो मान लीजिए सी लिख देते हैं। तो सी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये सी जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। एयर में या वैक्यूम में इसका वैल्यू ऐसा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई बोलेगा मीडियम डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में बोलते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 गुना m2 होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दोनों एक साथ रिलेट करते हैं तो m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये साइन हटाते हैं तो हम लोग कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ जो कैपिटल G है इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू सब जगह सेम होता है। मतलब ये कि दो मास के बीच में आप फोर्स एयर में कैलकुलेट कीजिए, वाटर में कैलकुलेट कीजिए या कहीं अन्य जगह कैलकुलेट कीजिए, सब जगह पे वैल्यू सेम आता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैट में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में मान लो कि एयर में कहीं कुछ फोर्स का वैल्यू है तो वाटर में वो 80 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग से डिक्रीज करता है। सबसे ज़्यादा एयर या वैक्यूम में ही होता है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये मीडियम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का एक डिफरेंस ये भी हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, पूरे यूनिवर्स में उसका वैल्यू सेम होता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम चेंज होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है। सपोज कि एयर में ये 400 न्यूटन है तो वाटर में इसका वैल्यू 80 से डिवाइड होकर 5 न्यूटन बचेगा। पेट्रोल में ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू जो है वो अलग अलग होता है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये जो टर्म है यहाँ, ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। मीडियम चेंज होगा तो इसका वैल्यू चेंज होगा।
हम लोग एक एयर या वैक्यूम का पढ़ेंगे और एक अन्य किसी भी जनरल का पढ़ेंगे। तो पहले एयर और ये वैक्यूम का लिख रहे हैं। तो एयर या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हुआ वो आपका ये फार्मूला हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखिए जब आप एयर या वैक्यूम में ये फार्मूला लगा रहे हो न्यूमेरिकल बनाने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 और Q2 का साइन अभी पुट नहीं करेंगे। जब कोई क्वेश्चन वेक्टर में दिया कैलकुलेट करना रहेगा, आगे चल के इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तब Q1 Q2 का साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, अदरवाइज अभी साइन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अभी केवल मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे Q1 Q2 का केवल मैग्नीट्यूड लगाना है, माइनस नहीं लगाना है। यदि सेम नेचर का होगा तो रिपल्सन और अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन। साइन अट्रैक्शन रिपल्सन को डिनोट करेगा। और फार्मूला में हम लोग माइनस वगैरह अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। कहाँ माइनस लगाना है वो हम बाद में बताएंगे। आपको ये याद रखना है कि इस फार्मूला में माइनस नहीं लगाना है। तो यहाँ तक जितना बताया गया उसमें जो रिजल्ट आपको याद रखना है कि एयर या वैक्यूम में जो दो चार्ज के बीच में फोर्स का फार्मूला होता है उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। अब आइए कोई जनरल मीडियम में क्या होगा। जनरल मीडियम में फोर्स का फार्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों में ये अंतर है कि यहाँ जीरो लगाते हैं, यहाँ जीरो नहीं लगाते हैं। तो जब हम लोग मीडियम में फार्मूला लिखेंगे तो मीडियम में लिखेंगे तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं, वहाँ जीरो अटैच नहीं करते हैं। और ऐसा है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक ऐसा फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ऐसा फार्मूला होता है जिसमें के को हम लोग बोलते हैं, आगे चल के लिखा हुआ है, के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक शब्द यहाँ पे आया है, डाइलेक्ट्रिक वर्ड का क्या मतलब होता है तो और थोड़ा सा समझ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक वर्ड का मीनिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी के आधार पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग मटेरियल को कंडक्टर और इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें करंट इजीली फ्लो करता है, इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो जैसे मेटल जो है वो जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब कंडक्टर का एग्जाम्पल है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा है जिसमें करंट जाता है पर वो कंडक्टर भी नहीं है और इंसुलेटर भी नहीं है। जैसे वाटर, पानी में भी करंट फ्लो करता है। पानी में जो करंट फ्लो करने का मैकेनिज्म है वो मेटल के कंडक्टर से अलग है। मेटल में करंट इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो करता है, जबकि वाटर में करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के रीअरेंजमेंट के कारण होता है। वाटर में जो आयन होता है वो आयन अंदर में रीअरेंज करता है और उस रीअरेंजमेंट के कारण फ्लो करता है। कैसे रीअरेंज करता है वो कैपेसिटर के बाद पढ़ेंगे। अभी आपको ऐसा समझना है कि कुछ मटेरियल ऐसा है जिसमें आयन के रीअरेंजमेंट से भी करंट फ्लो कर सकता है। ऐसा मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे वाटर इसका एक एग्जाम्पल हुआ, वाटर डाइलेक्ट्रिक होता है। वाटर के लिए इस के का वैल्यू 80 होता है। आगे चल के डाटा कहीं लिखा हुआ है, वैसे याद करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में वो दिया रहेगा, पर वैसे वाटर के लिए 80 होता है। मेटल के लिए ये के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है और वैक्यूम और एयर का के का वैल्यू दोनों 1 लेते हैं हम लोग। वैक्यूम का एग्जैक्ट 1 होता है, एयर का 1 के काफ़ी क्लोज होता है, 1.30, उसके बाद कोई नंबर आना शुरू करता है। इसलिए हम लोग एयर और वैक्यूम का के का वैल्यू सेम लेते हैं, 1 लेते हैं। मेटल के लिए इनफाइनाइट और वाटर के लिए के का वैल्यू 80 होता है। तो के का मतलब यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी जो होता है वो मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है, किस तरीके से वहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैट का डेवलप होगा ये उसका एक प्रॉपर्टी होता है। तो एयर में ये फार्मूला हुआ, मीडियम में ऐसा फार्मूला हुआ। ये जो मीडियम में फार्मूला है उसको हम लोग एयर के टर्म में रिप्लेस करना चाहते हैं कि एयर के टर्म में कितना होगा इसका वैल्यू। तो देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे।
मीडियम में जो फार्मूला लिखे हैं वो ऐसा था एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख देते हैं, जैसा वहाँ लिखे हैं हम, एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई के। ये पूरा वैल्यू एयर का है, तो एफ इन एयर डिवाइडेड बाई के, तो ये फार्मूला हो गया एफ इन मीडियम का। ऐसा एफ इन मीडियम बराबर जितना एयर में होगा होल डिवाइडेड बाई के। तो आप दो फार्मूला याद रखिए, एक एयर का फार्मूला और दूसरा मीडियम। पूरा चार्ज जो है, दोनों चार्ज जो है वो कंप्लीट एक मीडियम में दिया हुआ है, तो आपको फार्मूला यूज करना है एयर डिवाइडेड बाई के, एयर डिवाइडेड बाई के। एक तीसरा केस भी इसमें आता है कि पार्शियली मीडियम फील्ड होगा, कंप्लीट एयर होगा, तो हम लोग ये फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कंप्लीट मीडियम में इमर्स होगा तो एयर का निकाल के के से डिवाइड कर देंगे। लेकिन कभी कभी पार्शियली एयर और पार्शियली मीडियम होगा, कुछ दूरी में एयर होगा और कुछ दूर में कुछ अन्य मीडियम दिया रहेगा, तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा। जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2, और इतना दूरी में कोई डाइलेक्ट्रिक है, जैसे यहाँ तक वाटर है, T डिस्टेंस में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और पूरा डिस्टेंस R है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका जो फोर्स का फार्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R माइनस टी रूट के टी। के रूट के अंदर है, टी रूट के बाहर है, टी रूट में नहीं है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये तीन फार्मूला हुआ आपको। एयर में कंप्लीट मीडियम में एयर का लिखे थे अभी, कंप्लीट मीडियम होगा तो एयर बाई के, और यदि पार्शियली मीडियम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R माइनस टी प्लस रूट के इंटू टी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कुछ देरी बाद डिराइव करेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। किसी के मन में ऐसा भी सवाल आ सकता है कि यदि दो अलग अलग मीडियम होगा तब कैसे बनाएंगे, तो वैसा भी क्वेश्चन बनाएंगे कि यदि दो डिफरेंट मीडियम दिया होगा तब उसमें कूलम्स फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल आपको तीन फार्मूला याद रखना है, एयर का, कंप्लीट मीडियम का, और एक फार्मूला पार्शियली फिल्ड मीडियम का। तो ये तीन फार्मूला हुआ। देखिए सबसे पहले इसी फार्मूला को हम लोग डिराइव कर लेते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। तो देखो कैसे डिराइव होगा। सपोज करो कि दो चार्ज Q1 और Q2 ये एयर है, और सेम चार्ज Q1 और Q2 T डिस्टेंस में है और ये कोई मीडियम है। तो एयर में जो फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मीडियम में जो फार्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई टी स्क्वायर, और साथ में यहाँ K होगा। मीडियम का फार्मूला अभी ऐसा पढ़ाए थे, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। मीडियम में T डिस्टेंस लिए हैं, तो ये मीडियम का वैल्यू हुआ, ये एयर का वैल्यू हुआ। जैसे सपोज करो कि एक एग्जाम्पल लो कि R बराबर T मान लेते हैं, तो R बराबर T ले लेंगे तो ये टर्म और ये पूरा मैच करेगा, यहाँ K से डिवाइड रहेगा। जैसा कि तब हम लिखे भी थे कि एफ इन मीडियम बराबर होता है एयर बाई के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो जैसे मान लिया जाए कि एयर में 100 न्यूटन है और के का वैल्यू मान लो 10 है, तो ये 10 न्यूटन आएगा। इसका कंक्लूजन समझना आपको कि इक्वल सेपरेशन पे एयर में ज़्यादा फोर्स लगता है और किसी मीडियम में कम फोर्स लगता है। जितना दूरी एयर में है उतना ही डिस्टेंस मीडियम में है, तो एयर में 100 न्यूटन आया तो देखिए मीडियम में 10 न्यूटन आ रहा है। तो सेम सेपरेशन में
एयर में ज़्यादा फोर्स लगता है, मीडियम में कम लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर या वैक्यूम में मैक्सिमम लगता है, अन्य किसी मीडियम में उसका वैल्यू घट जाता है, ऐसा। तो यदि हम लोग R और T को बराबर लेंगे तो ये वाला वैल्यू छोटा होगा और ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। लेकिन मान लो कि हम ये दोनों फोर्स को इक्वल करना चाहते हैं, नहीं ये दोनों फोर्स इक्वल हो, तो ये डाटा सेम है, ये Q1 Q2 सेम है, तो ये दोनों बराबर तब होगा जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग होगा। पहले से ये छोटा था और ये बड़ा था, हम इसको इसके बराबर इक्वेट करना चाहते हैं, तो यदि हम T का वैल्यू कम कर दें तो क्या होगा, T का वैल्यू कम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो एक स्टेज आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी बराबर तब होगा जब T R से क्या होगा, छोटा होगा, जब T R से छोटा। कितना छोटा होगा यही हम लोग को पता करना है कि R और T में कैसा रिलेशन होगा कि ये दोनों फोर्स बराबर होगा। एयर में और किसी मीडियम में दोनों के डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा कि ये दोनों फोर्स बराबर होगा, ये हम लोग को रिलेट करना है। तो हम लोग एयर का फोर्स को मीडियम के फोर्स से इक्वेट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई T स्क्वायर। सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R स्क्वायर बचेगा, यहाँ KT स्क्वायर, यहाँ से R इज इक्वल टू KT स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू रूट K इंटू T। मतलब ये कि यदि एयर में और मीडियम में सेम फोर्स लगे तो एयर का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो रूट K टाइम्स ऑफ मीडियम का। नहीं समझ रहा है तभी भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि T का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और K का वैल्यू 9 है, तो R का वैल्यू आएगा √9 इंटू 10, ये आएगा 30 सेंटीमीटर। अब इसका मीनिंग समझो कि इसका मीनिंग क्या है। ये कह रहा है कि दो चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस करें और 10 सेंटीमीटर पे रखें तो कुछ फोर्स लगेगा। सेम चार्ज को एयर में रखेंगे तो कितना डिस्टेंस पे रखेंगे कि सेम फोर्स लगेगा, तो उसके लिए डिस्टेंस लेना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर। एयर में डिस्टेंस लेना होगा 30 और उस मीडियम में कितना लेना होगा 10। तो आपको ये समझना है कि मीडियम में T डिस्टेंस पे जितना फोर्स लगता है एयर में उतना ही फोर्स रूट K इंटू T डिस्टेंस पे लगता है। आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई डिस्टेंस मीडियम में दिया हो तो आप उसको एयर में रिप्लेस कर दीजिए। तो कोई डिस्टेंस मीडियम में दिया हो उसको एयर में रिप्लेस करने का नियम है R इज इक्वल टू रूट K इंटू T, ऐसा फार्मूला हुआ। मतलब R इन एयर जैसा वहाँ नोट्स में लिखा हुआ है रूट K इंटू R इन मीडियम, ऐसा। तो एयर का जो डिस्टेंस होगा वो रूट K टाइम्स R इन मीडियम। मीडियम में कोई डिस्टेंस दिया है उसको एयर में रिप्लेस करना है तो रूट K टाइम्स उसमें मल्टीप्लाई करके रिप्लेस करेंगे। ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है। इसी का यूज करके जो फार्मूला थर्ड फार्मूला लिखे थे वो डिराइव होता है। तो आइए अब तीसरा फार्मूला आपको डिराइव कर दे रहे हैं, वो थर्ड फार्मूला कैसे आया। सपोज करो कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो R है, और इतना दूर तक एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और थिकनेस T। देखिए ये पूरा डिस्टेंस R है और ये T है, तो आप बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस R माइनस T होगा। ये तो ऑलरेडी एयर में है ही, ये एयर में नहीं है, हम लोग उसको चाहते हैं कि एयर में रिप्लेस करें। अभी हम बताए थे कि एयर में ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मीडियम में कम होता है। तो ये मीडियम में T है, एयर में रिप्लेस करेंगे, इसको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको थोड़ा बड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस मीडियम में था एयर में जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा होगा तो रूट K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट K इंटू T। और ये डिस्टेंस जो था वो R माइनस T था। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ R टोटल, यहाँ तक है R माइनस T प्लस ये डिस्टेंस है रूट K, T बाहर,
आर माइनस टी प्लस रूट के टी, ये एयर है, एयर है, एयर है, सब एयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप फार्मूला एयर का लगाइए। एयर का फार्मूला लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 बाय जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस जो है वो r माइनस टी प्लस रूट के और टी बाहर में, ऐसा। तो यहाँ से वो फार्मूला आया है। या तो आप रिप्लेस करके बनाइए या नहीं तो फिर फार्मूला लगा दीजिए। तो ये डेरिवेशन वहाँ पे दिया हुआ है, इसको डिराइव कर दिए। अब आइए थोड़ा इसके यूनिट डायमेंशन में, एक हम क्वेश्चन में बताएंगे कि 2 या 3 मीडियम का सवाल कैसे बनाते हैं। 2 या 3 मीडियम दिया रहेगा तो उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड हम बताएंगे। आप नोट्स देखें, वहां पे यूनिट डायमेंशन पे थोड़ा सा चर्चा किया गया है। तो एफ इज इक्वल टू फार्मूला है बच्चा लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जैसा कि हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़े थे, तो नंबर का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है। 1/4 पाई हटा दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। एम्पियर सेकेंड चार्ज का एसआई यूनिट होता है, कूलाम भी बोलते हैं उसी को। तो पहले कूलाम में ही लिख देते हैं, चार्ज का कूलाम इंटू कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर। तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। इसका डायमेंशन, डायमेंशन में कूलाम नहीं लिखा जाता है, पर चलिए एक बार लिख लेते हैं, फिर चेंज कर देंगे। न्यूटन का मतलब फोर्स, तो फोर्स मतलब mlt माइनस 2 और m मतलब डिस्टेंस स्क्वायर। ये आएगा m माइनस 1 l माइनस 3 t स्क्वायर c स्क्वायर। पर ऐसा रेयर ही दिया रहता है। चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम a इंटू टी, ऐसा। तो c को रिप्लेस कर दो a इंटू टी से, तो ये आ जाएगा m माइनस 1 l माइनस 3 टी स्क्वायर a इंटू टी का स्क्वायर, m माइनस 1 l माइनस 3 टी का पावर 4 a स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। अब आइए इसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में होता है। एसआई यूनिट में इसका ये वैल्यू होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे जाएं तो 1/4 पाई का वैल्यू 3.14 और इसका 8.85 इंटू माइनस 12, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 एसआई यूनिट आता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू थोक में याद रखिए, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। पर कहीं कहीं इसको ये भी वैल्यू याद रखना पड़ेगा, कहीं कहीं ये अकेले आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 एसआई यूनिट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट में जो वैल्यू लिखेंगे वो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। रेयर कोई क्वेश्चन होगा जो सीजीएस यूनिट में होगा। सीजीएस यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कंप्लीट 1 होता है। यदि वैसा कहीं क्वेश्चन सीजीएस यूनिट में आ गया तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक दिया हुआ। आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिफाइन करना है। कभी कभी ये सीबीएसई बोर्ड में आते रहता है। देखिए एप्सिलॉन इज इक्वल टू लिखे थे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ से के लिखेंगे तो ऐसा, आप इसको एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं। तो के का डेफिनेशन हो सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का परमिटिविटी, ये डिफाइंड होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या दूसरा तरीका, एफ इन मीडियम बराबर अभी लिखे थे एफ इन एयर बाई के, यहाँ से के कैलकुलेट करेंगे तो एयर डिवाइडेड बाय मीडियम, यानी दो सेम चार्ज को एयर में या कोई मीडियम में रख दें तो दोनों का फोर्स का जो रेशियो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में डिफाइंड होता है। ये वहाँ पे आपको लिखा हुआ है डेफिनेशन में।
K और एप्सिलॉन नॉट चूंकि सेम फोर्स बाय फोर्स का रेशियो है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट डायमेंशन में रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। और जो रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। कुछ का वैल्यू क्या होता है वो लिखा हुआ है, वो हम बताए थे। तो ये कूलम्स लॉ में फार्मूला है। इतना सारा फार्मूला हम लोग कूलम्स लॉ में यूज करते हैं। कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज करने के टाइम में कुछ और एडिशनल बात आप याद रखिए कि ये जो हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यदि मान लीजिए कि ऐसा कोई रॉड दिया हुआ है कि यहाँ पे एक रॉड है, इसमें कुछ चार्ज है, ये कोई दूसरा रॉड है, इसमें कुछ चार्ज है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसका सेंटर टू सेंटर मान करके दोनों के चार्ज को सेंटर टू सेंटर मान करके बना देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो पहला बात कि ये जो फार्मूला है वो किसके लिए वैलिड है, तो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अदर देन पॉइंट चार्ज में ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट की सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल के केस में उसके चार्ज को सेंटर पे मान करके बना सकते हैं। सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल के केस में उसके चार्ज को सेंटर पे एज्यूम करके बनाया जा सकता है। लेकिन अदर देन सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल, रिंग है, रॉड है, इलिप्स है या कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो स्फीयर और सेल के अलावे किसी को भी सेंटर पे एज्यूम करके नहीं बना सकते हैं। अगला बात कब अट्रैक्टिव होगा, कब रिपल्सिव, उतना बात आप समझते हैं। अट्रैक्टिव रिपल्सिव ये फार्मूला एयर में लगाएंगे, मीडियम में ये फार्मूला बदल देंगे। दो चार्ज के बीच में मीडियम कैसा, उस पर ये डिपेंड करता है। मीडियम चेंज हो जाता है तो इसका फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। ये एक मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। नेक्स्ट की ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में बोलते हैं उस टाइप से ये भी फॉलो करता है। वो प्रिंसिपल आगे चल के आएगा तो हम लोग उसका चर्चा करेंगे। अब आइए इसके बाद आता है इस पे न्यूमेरिकल की कैसे कैसे इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उसमें से एक न्यूमेरिकल होता है कि दो चार्ज को एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी जो हम लिख रहे हैं इसको आप एज ए थ्योरी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आगे चल के आएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है Q चार्ज m मास, यहाँ दूसरा है Q चार्ज m मास, इक्वल लेंथ मान लीजिए, वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल पे है, इधर भी थीटा है। ये टोटल डिस्टेंस r, तो इधर r/2 इधर r/2, इसको आप y मान लीजिए। तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो देखिए r/2/l साइन थीटा p/h होता है, जैसा जरूरत पड़ेगा। टैन थीटा निकालना चाहेंगे तो r/2/y r/2y, देखिए टैन थीटा दिस बाय दिस। एंगल छोटा होता है तो थीटा स्मॉल होगा, तो कभी साइन थीटा को आप टैन थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा मैथमेटिक्स में होता है। और कभी जरूरत पड़ा तो आप सिर्फ इसको थीटा भी लिख सकते हैं। ये सब रिलेटेड होगा न्यूमेरिकल्स में। अब आइए इसमें किसी एक चार्ज का एबीडी बनाइए। जैसे इसका mg नीचे लगेगा, रस्सी में टेंशन T इधर लगेगा, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किए हैं तो रिपल्सन होगा तो फोर्स ऐसे लगेगा, अट्रैक्शन होता है इस लाइन में। अब देखिए ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर T cos थीटा होगा और इधर का जो है वो T sin थीटा होगा। T को रिजॉल्व कर दिए हैं। एक बार इसमें हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम लगाइए और एक बार इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाइए। तो हॉरिजेंटल इक्विलिब्रियम के लिए होगा T cos थीटा इज इक्वल टू T cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और T sin थीटा जो है वो Fe को बैलेंस करेगा, ऐसा इक्वेशन 2। यदि हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो साइन बाय कॉस tan थीटा Fe बाय mg, ये वो रिजल्ट है जिसको याद रखना है। ऐसा सस्पेंड करने वाला कोई भी न्यूमेरिकल में tan थीटा बराबर Fe बाय mg आप याद रखिए, या नहीं तो जितना प्रोसेस किए हैं वो आपको प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा।
नेक्स्ट के यदि दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो टी कॉस स्क्वायर थीटा टी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट साइड में एम जी का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, यहाँ से टी कैलकुलेट करेंगे तो रूट अंडर एम जी का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर, तो ये जो है सो टी का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ तक इसमें दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज, और इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है व्हेन मोर देन टू चार्जेज आर प्रेजेंट इन द सिस्टम देन नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज। यह स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा स्टेटमेंट का हम लोग मीनिंग समझते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट का मतलब है। जैसे मान लीजिए कि Q1 यहाँ है और Q2 यहाँ है, और ये दोनों एक दूसरे को एफ फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव अपना लगा रहा है। अब मान लीजिए कि सिस्टम में एक तीसरा चार्ज पहुंच गया, सपोज करो Q3, तो ये दोनों के बीच में भी एक फोर्स डेवलप होगा, मे बी एफ डैश, ये दोनों के बीच में भी एक फोर्स डेवलप होगा एफ डबल डैश। ये दोनों के बीच में एफ फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को एफ फोर्स लगा रहा है। यहाँ तीसरा आ गया, या इसको हम दूसरा फिगर में बना देते हैं कि ये दोनों अभी एक दूसरे को एफ फोर्स लगा रहा है। इसी सिस्टम में एक तीसरा चार्ज जो है वो लाया गया, तो ये दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा। पर ये कहता है कि ये दोनों के बीच में एफ और एफ फोर्स लग रहा है पहले, तो बाद में भी वही लगेगा। ये अलग बात है कि ये दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स लगेगा, पर इन दोनों के बीच में चेंज नहीं होगा। तुम ऐसे समझो जैसे कि दो दोस्त बात कर रहा है और वहां पे कोई तीसरा दोस्त आ गया, तो दोनों दोस्त जो बात कर रहा था, जरूरी नहीं कि वो टॉपिक पे ही बात करता रहे, हो सकता है टॉपिक चेंज कर देगा, और हो सकता है सेम टॉपिक पे कंटिन्यू करे। सपोज वो क्रिकेट की बात कर रहा है, कोई मैच की बात कर रहा है तो जारी रहेगा, लेकिन सपोज वो किसी के बारे में बात कर रहा है तो फिर वो टॉपिक चेंज कर देगा। तो यहाँ पे समझो कि क्रिकेट का चर्चा चल रहा है, ये दोनों अभी क्रिकेट पे डिबेट कर रहा था, ये तीसरा आया तो ये भी डिबेट में शामिल हो जाएगा। मतलब ये कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेज। इधर से कोई चार्ज आए, इधर भी कोई चार्ज आए, तो ये दोनों में चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इस पे या इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? इस पे जो फोर्स लग रहा है एक इसके कारण लग रहा है, एक इसके कारण लग रहा है, तो टोटल फोर्स जो लगेगा ये दोनों फोर्स का वेक्टर के मेथड से रिजल्टेंट, वेक्टर के मेथड से जो रिजल्टेंट आएगा वही इस पे टोटल फोर्स होगा, पर इन दोनों का इंडिविजुअल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उसमें एक एग्जांपल लिए हैं कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है, यहाँ पे एक चार्ज Q4 है। सपोज करो कि ये Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो F1 है, सिमिलरली Q3 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है वो F2 है, और सिमिलरली Q4 जो है वो Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F3 है। ये सारा फोर्स Q1 पे लग रहा है, तो Q1 पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? जितना भी इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है वो सारा इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर के मेथड से जोड़ देंगे, और होगा तो और जोड़ देंगे। तो ये जो है सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अन्य चार्ज के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है, और सेकेंड कि यदि दो से ज़्यादा चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट है और किसी एक के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो जिस पे फोर्स कैलकुलेट करना है उसके ऊपर सबका इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करेंगे और बाद में उसको वेक्टर के मेथड से ऐड कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके आगे दिया हुआ है कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर।
आज जो सीट भेजे थे कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर का, उस पे वो वाला मेथड देखना, जो पहले भेजे थे उस पे नहीं। आज एक सीट भेजे थे इस पे, तो देखिए कैसे हम लोग वेक्टर के टर्म में निकालते हैं। इसमें एक टर्म आता है यूनिट वेक्टर। तुम लोग जानते हो कि यूनिट वेक्टर डिफाइंड होता है कोई वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये यूनिट वेक्टर डिफाइंड होता है। तो सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस को r मान लीजिए। जब किसी ऑब्जेक्ट का वेक्टर को हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और पोजीशन वेक्टर को जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसा हो जाएगा R2, ऐसा। 1 से 2 जाने में जो डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है उल्टा बोलते हैं। 1 से 2 में जाते हैं तो 2 to 1 बोलते हैं, और 2 से 1 की ओर आते हैं, यदि 2 से 1 की ओर आएंगे तो इसको R12 बोलते हैं, ऐसा। एक दो और टर्म है यहाँ F12, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा। सिमिलरली F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 टू Q1, ऐसा। ये हो गया। अब आइए F12 लिखते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आइए इसका डायरेक्शन, 1 को 2 किधर फोर्स लगाएगा। अभी दोनों को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, तो दोनों को पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा मतलब ऐसे, इधर आएगा मतलब अट्रैक्शन हो गया वो। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स लग रहा है इसके कारण, इस साइड 1 पे 2 के कारण। सिमिलरली इस पे इसके कारण ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो देखिए 1 पे 2 के कारण इधर जा रहा है, और इस साइड का नाम दिया R12, यहां लिखेंगे R12। कोई बोलेगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये यूनिट वेक्टर है, और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन ऐसे रिलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर लिया जाता है डायरेक्शन के लिए। अब आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं R12 डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको R1 लिए हैं, इधर हम लोग R2 लिए हैं। मान लीजिए इसको जोड़िए, 1 से 2 है तो इसको R21 बोले थे। अब देखिए ट्रायंगल्स लॉ लगाइए, तो R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2, ये होता है ट्रायंगल्स लॉ। यहाँ से R21 कैलकुलेट करेंगे तो R2 माइनस R1। सिमिलरली R12 कैलकुलेट करते तो R1 माइनस R2। ये ट्रायंगल्स लॉ लगाएंगे तो ऐसा आएगा। R12 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, R21 मतलब भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड में 1 से 2 या 2 से 1 दोनों सेम होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगा, पर मैग्नीट्यूड में 1 से 2 या 2 से 1 दोनों सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड में सेम होगा तो R12 को भी R लिख सकते हैं। तो यदि आप उसको R लिख देंगे तो R इंटू R R³ हो जाएगा, और ये R12 को आप यहाँ से लिखिएगा R1 माइनस R2, तो ये वैल्यू हुआ आपका F12 का, ऐसा। ये वेक्टर है। वेक्टर में जब कोई फार्मूला लिखते हैं तो चार्ज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, जबकि इसके पहले जहाँ लिख रहे थे वहाँ पे ऐसा नहीं था।
अब सिमिलरली यदि हम लोग F21 लिखते तो क्या आता, F21 लिखते तो Q1 Q2 वहाँ पूरा लिख दिए हैं, तो ये आ जाता है यहाँ पे R2 माइनस कितना आ जाता R1, माइनस को बाहर बुला लें तो माइनस बाहर बुला लेंगे तो ये पूरा रिपीट कर जाएगा, तो ये F12 हो जाएगा, तो ये हो गया F21। यहाँ से आप देखिए कि ये दोनों का वैल्यू सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, साइन मतलब माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ये वाला डेरिवेशन थोड़ा टेढ़ा है, तुम लोग को 2 मिनट का समय दे रहे हैं कि एक बार डेरिवेशन को रीड करो, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट में बोलो, हम दोबारा समझा देंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा बहुत कोई लेंदी टाइप का समझता है, तो जल्दी से तुम लोग एक बार इसको देख लो। तो वीडियो रुक गया था तो फिर से लिंक नहीं भेजना पड़ेगा, अरे बोलें। देखो ये वाला फार्मूला थोड़ा लेंदी है, एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करेगा तब समझ में आएगा। सबसे पहला बात कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है। 11th क्लास में एक टॉपिक था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं जो ओरिजिन से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से इसको यहाँ कनेक्ट किए, ओरिजिन से इसको यहाँ कनेक्ट किए, तो जो ओरिजिन से कनेक्ट होता है उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर को हमेशा स्मॉल r से डिनोट करते हैं, पर चूंकि यहाँ दो पोजीशन वेक्टर है इसलिए इसको R1 लिखेंगे और इसको हम लोग R2 लिखेंगे। दूसरा बात कि Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको R से डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से, ये सिंपल है। नेक्स्ट F12 कुछ टर्म है जो नाम दिया जाता है, आप उसको समझ नहीं सकते कि ऐसा दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ F12 तो ऐसा किताब में लिखा गया है कि F12 का मीनिंग है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसको समझना नहीं है, इसको याद रखना है कि F12 का मीनिंग होता है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ये तो F12 और F21 ये हो गया। अब जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं कि F12 है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, कुछ लोग को अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं समझ में आया था, हम इधर समझा रहे हैं। देखो इधर यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। सपोज करो कि ये चार्ज इस चार्ज को इधर 10 न्यूटन लगा रहा है, तो एरो इधर है मतलब ये इधर जा रहा है, तो अट्रैक्ट हो रहा है Q2 की ओर। अट्रैक्ट होना मतलब उसके तरफ जाना और रिपेल होना मतलब उससे दूर जाना, तो एरो इधर है मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, और इस एरो को इधर कर दे तो रिपेल हो रहा है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो ये चार्ज इसको किधर रिपेल करेगा, इस लाइन में या इस लाइन में, इसी लाइन में फोर्स लगना है तो इस लाइन में, तो इधर जाएगा तो इसको रिपल्सन बोलेंगे। सिमिलरली इस चार्ज को ये रिपेल करेगा, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका नाम है F21, और ये इसको रिपेल करेगा, किधर रिपेल करेगा, इस साइड, इधर एरो दे दोगे तो अट्रैक्शन कहलाएगा। तो यही तो मतलब है F12 और F21 का, ये तुमको समझना पड़ेगा। अब आइए F12 का वैल्यू लिखिए, फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, 1 2 पे जो फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1 से 2 की ओर जो जाता है उसको उल्टा R21 बोलते हैं, और 2 से 1 की ओर जाता है उसको R12 बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। तो 1 से 2 को उलट के 2 से 1 बोलेंगे R21, और 2 to 1 को R12, तो यहाँ पे आ गया R12। कोई सोचता होगा ये क्यों है, तो इसके लिए आपको यूनिट वेक्टर क्लियर होना चाहिए कि जब कभी भी आपको कहीं डायरेक्शन अटैच करना हो तो आप उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये यूनिट वेक्टर डिफाइंड होता है वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। R12 का मैग्नीट्यूड मतलब R1 या 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस, तो आप देखिए 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना है R, तो ये डिस्टेंस हुआ R और ये R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा R क्यूब, तो ये R क्यूब हो गया। अब आइए इधर ट्रायंगल्स लॉ, 11th में पढ़ना था ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है। हम इधर R1 माने इधर R2 माने, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, तो 1 से 2 को क्या बोले उलट कर लिखना है, तो
तो 1 से 2 को उलट के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा R21, तो इसको हम लोग लिख दिया R21 ऐसा। अब ट्रायंगल्स लॉ लगाइए, जो एक साइड से जाता है इसके बराबर होता है, तो ये दोनों का सम इसके बराबर हुआ, तो यहाँ से R21 इतना आया। सिमिलरली उल्टा लेते इधर से तो R12 निकलता, तो उल्टा हो जाएगा, तो R1 माइनस क्या हो जाएगा R2। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट करो R12 का, R12 यहाँ निकालें, R1 माइनस कितना R2, तो यही तो फार्मूला है वेक्टर में, इसमें चार्ज को साइन के साथ पुट करना है। सिमिलरली F21 निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, यही ना बदलेगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो R2 पहले हो गया, R1 बाद में हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो R1 पहले हो जाएगा, R2 बाद में हो जाएगा, तो ये टर्म रिपीट कर जाएगा, तो F21 बराबर क्या आएगा माइनस F12। इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा NCERT किताब या कोई अन्य किताब में थोड़ा सा देख लेना। एक कुछ लोग ये कमेंट किया था ये नहीं समझ में आया, एक और उसमें मीडियम वाला में बोला था कि थोड़ा दिक्कत है। चलो मीडियम वाला को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बता देते हैं, क्वेश्चन से कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद दोबारा रिपीट करके बता देंगे। उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तुम लोग समझो पहले यहाँ कि जब भी एयर में या वैक्यूम में हमको फोर्स का फार्मूला लिखना होगा, तो आपको फार्मूला लिखना है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये एयर या वैक्यूम का फार्मूला है। कंप्लीट मीडियम होगा तो एयर का निकाल के K से डिवाइड कर देंगे, एयर का निकाल के K से डिवाइड कर देंगे। और यदि पार्शियली मीडियम होगा, पार्शियली मीडियम होगा तो फार्मूला डिराइव ऐसे लिखेंगे। ये वाला डेरिवेशन बहुत लोग को नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया ये डेरिवेशन सिलेबस में नहीं आएगा, इसको आप याद रखिए। वैसे हम एक बार और समझा देंगे। ये है कि यदि पार्शियली मीडियम होगा तो ऐसा रट्टा मार लो, या ऐसा होता है, याद करो इसको। और एक बात की, यदि कोई डिस्टेंस मीडियम में दिया है तो एयर में रिप्लेस करने के लिए रूट के इंटू जितना मीडियम में दिया उससे ऐसा करते हैं। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड ये 4 फार्मूला है। एयर में ऐसा लिखते हैं, मीडियम में ऐसा लिखते हैं, पार्शियली फील्ड मीडियम होगा तो ऐसा। इस फार्मूला के डेरिवेशन पे मत जाओ कि ये डिराइव कैसे होता है, ऐसे न्यूमेरिकल बना देते हैं तो उसके बाद तुमको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। एयर का फार्मूला, एयर में डिस्टेंस को रिप्लेस करना होगा, कोई मीडियम में दिया हुआ है और उसको एयर में रिप्लेस करना है तो रूट के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है ऐसा। तो ये जो है सो फार्मूला है। चलो थोड़ा एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, तुम लोग को कुछ लोग को समझ नहीं आया है। जैसे मान लो कि यहाँ 2 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है, यहाँ पे 4 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है। ये एक मीडियम है जिसका के का वैल्यू 9 है, ये एक मीडियम है जिसका के का वैल्यू 25 है। और सपोज करो कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये मान लो कि 20 सेंटीमीटर है। हमको दोनों चार्ज के बीच में फार्मूला फोर्स निकालना है। 2 मीडियम का तो पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो फार्मूला लिखे हैं ना जी, आर एयर इज इक्वल टू रूट के टाइम्स ऑफ आर मीडियम, इसको रट्टा मार लो, कैसे डिराइव हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आर एयर इज इक्वल टू रूट के टाइम्स ऑफ आर मीडियम। तो जो डिस्टेंस मीडियम में दिया, अभी वहाँ दोनों डिस्टेंस मीडियम में दिया हुआ है, तुम उसको एयर में रिप्लेस करो। तो पहला इसको रिप्लेस करो R1 मान के, तो रूट के इंटू आर इन मीडियम, रूट मतलब यहाँ 9 और ये 10, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसको रिप्लेस करो R2 रूट के 25 इंटू ये 20, ये 5 निकलेगा, इंटू 20 100 सेंटीमीटर। अब तुम ऐसा सिंपल समझो कि एक चार्ज यहाँ 2 माइक्रो कूलाम का है, ये दूसरा चार्ज यहाँ 4 माइक्रो कूलाम का है, और ये 100 सेंटीमीटर इधर कन्वर्ट हुआ और ये 30 में कन्वर्ट हुआ, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 130 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एयर का फार्मूला लगेगा क्योंकि अब ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो चुका है, एयर में। तो यही तो हम लिख रहे हैं कि आर एयर बराबर रूट के टाइम्स ऑफ आर मीडियम, यानी कोई डिस्टेंस मीडियम में दिया होगा और हम लोग चाहें कि उसको रिप्लेस करें एयर में, तो मीडियम के डिस्टेंस को एयर में रिप्लेस करने के लिए फार्मूला लिखते हैं रूट के टाइम्स आर इंटू क्या मीडियम। यही फार्मूला है, ऐसे जाके रिप्लेस होता है।
तुम लोग को यदि कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन हम इस पे दे देंगे, तुम लोग बना के देखना। तुम लोग को इस पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्व करना, हम आंसर चेक करेंगे किसका कितना आता है। जैसे सपोज करो हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें 3 मीडियम है, यहाँ तक 3 मीडियम है। इसका k का वैल्यू मान लो 4 है, इसका k 9 है और इसका k मान लो 16 है, ऐसा दिया हुआ है। ये मान लो कि 1 कूलाम है और यहाँ भी चार्ज 1 कूलाम है, एकदम सिंपल लेते हैं। ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर है और 1 मीटर है। ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको सॉल्व करना, ग्रुप में आंसर मैच कराएंगे किसका आंसर कितना आ रहा है। ये 3 अलग अलग मीडियम दिया है। पहला काम करेगा कि इसको एयर में रिप्लेस करेगा, और एयर में रिप्लेस करने के बाद जब सब एयर में रिप्लेस हो जाएगा तो उसके बाद फार्मूला लगाएगा Q1 Q2 बाई कितना R²। एयर का ऐसा फार्मूला है। फिर भी वो फार्मूला एक बार मौका तुमको देते हैं डिराइव करने का। ये Q1 था यहाँ पे, ये Q2 था, आप शायद समझ में आएगा। ये पूरा डिस्टेंस R था, यहाँ तक में कोई मीडियम था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग क्या ले रहे थे, K। थोड़ा जोड़ घटाओ बढ़िया से समझो। ये पूरा डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस T है, तो क्या तुम लोग समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस R माइनस T होगा। ये एयर है, ये एयर है तो हम इसको क्यों रिप्लेस करेंगे, ये मीडियम है इसको रिप्लेस करेंगे। तो ये रिप्लेस कैसे होगा, तो देखो कैसे रिप्लेस होगा। ये डिस्टेंस R माइनस T रहेगा, ये T है मीडियम में, तो बोले जितना मीडियम में उसको रूट के मल्टीप्लाई करके ऐसा, तो ये डिस्टेंस आ गया रूट के इंटू T। अब टोटल डिस्टेंस देखो तो कितना हुआ, R माइनस T प्लस रूट के इंटू T हुआ। तो R जो टोटल हुआ वो हुआ R माइनस T प्लस रूट के इंटू T। और अब एयर का फॉर्मूला बैठाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², मतलब इसका स्क्वायर। देखे तो जी इधर दिख रहा है ना, हेलो आ रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एयर में टोटल डिस्टेंस हुआ R माइनस T प्लस रूट के इंटू T, ऐसा। दोबारा बता दिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तुम इसका रिजल्ट रट्टा मार लो, कोई आगे रास्ता नहीं है। तो ये था इसका फार्मूला वगैरह। अब चलो कूलम्स लॉ पे शुरू होता है न्यूमेरिकल। क्या क्या कैसे कैसे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सारा थ्योरी आपको बता दिए। ये क्वेश्चन तुम लोग नोट कर लेना, ये 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से नोट करो। इसको नोट करो। चलो अब जो है सो न्यूमेरिकल बता रहे हैं। यदि नोट्स बनाए हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.5 पेज नंबर 14, हम बोले थे नोट्स में तू लोग क्वेश्चन लिख लेगा, हम डाटा भी लिखेंगे तो हमको क्वेश्चन याद रहता है। तो लोग क्वेश्चन यदि लिखा होगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कि 2 स्फीयर है ए और बी, उसका फिगर दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ए है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ऐसे ही यहाँ पे एक दूसरा बी लिखा हुआ है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, मान लो अभी इसको हम डी मान लेते हैं। ये दोनों अभी एक दूसरे को एफ फोर्स लगा रहा है, तो एफ फोर्स लगा रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, एक इक्वेशन। आगे क्या कहता है कि एक दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर सी है और एक चौथा, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये दोनों में मान लो बराबर बराबर कुछ Q चार्ज है और ये दोनों अनचार्ज है, दोनों में कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। चारों स्फीयर आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन कहता है कि ए और सी को कांटेक्ट में लाया, बी और डी को कांटेक्ट में लाया और फिर अलग कर दिया, दोनों से एक दूसरे को हटा दिया। तो जब ए और सी को कांटेक्ट में लाएंगे तो ऐसा होगा कि इसमें एवरेज चार्ज लेते हैं। कोई बोलेगा ये फार्मूला कहाँ से आया,
ये फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक है, वहां से डिराइव होता है। अलग अलग रेडियस होगा तो फार्मूला कुछ और आता है, सेम रेडियस में ऐसा आता है। तो सेम रेडियस वाला 3-4 क्वेश्चन सीट में यहाँ नोट्स में बनाए हैं, तो आप याद रखिए कि सेम रेडियस होगा तो चार्ज का वैल्यू सम बाई 2 लेते हैं, और यदि सेम रेडियस नहीं होगा तो कुछ और लेंगे, जिसकी चर्चा, उसका सवाल भी बाद में बनाएंगे हम लोग। तो ए पे और सी पे जो चार्ज होगा, ए पे क्यू था, सी पे 0 था, बाई 2, तो ये क्यू बाई 2 हो गया। सिमिलरली बी और डी को कॉन्टैक्ट में लाया है, तो चार्ज ऑन बी बराबर चार्ज ऑन डी, एक पे क्यू एक पे 0 बाई 2 बराबर क्यू बाई 2। फिर से ए और बी में फोर्स पूछ रहा है कि ए और बी में नया फोर्स क्या होगा, लेकिन इस बार शर्त है कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कर दिया है। क्वेश्चन आप देखिएगा तो पहले 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर को यदि डी एज्यूम किए हैं तो 5 सेंटीमीटर को क्या एज्यूम करेंगे, डी बाई 2। यहाँ 2 इंटू 2 4 आएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी पुराना रिजल्ट लौट के आएगा। तो इसका भी जो आंसर होगा वो एफ होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें आपको याद रखना है कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होगा, स्फीयर होगा, तो चार्ज जो है दोनों का सम बाई 2 लेना है। रेडियस अलग अलग होगा तो कुछ और होगा, जिसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.2 पेज नंबर 46। तो लोग नोट्स में एकदम सामने क्वेश्चन लिखो, जहां सॉल्यूशन देते हैं वहीं पे क्वेश्चन लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्फीयर है, एक का चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलाम और इसका ऐसा दिया है, और इसके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ये दिया था कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है, तो बताइए कि डी क्या होगा और फिर इस पे फोर्स कितना होगा। तो अभी तो बताइए कि ये थर्ड लॉ को फॉलो करता है, इस पे 0.2 न्यूटन है तो इस पे भी वही होगा, या इस पे 0.2 न्यूटन है तो इस पे भी वही होगा, वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। बी पार्ट का आंसर हो गया। ए पार्ट में ये डी पूछा है, तो फार्मूला बैठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना आर स्क्वायर। तो एफ का वैल्यू बैठाइए 0.2, इस पूरे का वैल्यू बैठाना है 9 इंटू 10⁻⁹। एक का वैल्यू है 0.4, माइक्रो हटाने के लिए -6 लेते हैं, माइनस नहीं लगाते हैं, फार्मूला में हम बताए थे, माइनस मतलब यह अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। तो ये 0.8 इंटू ऐसा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो लोग इसको काट के सॉल्व कर लो, रूट आसानी से निकल जाएगा, सब कट जाता है, होल ऐसे हम पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 12 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा नीचे ले जाइए तो पॉज हो रहा था बहुत, कितना टाइम पहले हो रहा था, सब कह रहा है वीडियो रुक गया। अभी ठीक हो गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का बता रहे हैं वो 1.3 है एक्सरसाइज का। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि सो दैट ke² बाई GMP ME ई डायमेंशनलेस। बताना है कि ये डायमेंशनलेस है। थोड़ा सा मीनिंग पकड़िए, MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम लोग इसको ऐसा करें कि आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें MP बाई ME बाई आर स्क्वायर, तो ये ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन का प्लस ई और आर डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा मान लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मान लें। हम बताए थे साइन पुट नहीं करते हैं, इस पूरे को कहीं कहीं के लिख देता है, तो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वैल्यू हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये हो गया ग्रेविटेशन। सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो डायमेंशन लेस होता है, आप इसको लिख सकते हैं MLT माइनस 2 MLT माइनस 2, तो ये कट जाएगा M0 L0 T0 ऐसा। तो पहला क्वेश्चन ये था कि प्रूव करो ये डायमेंशन लेस होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि के स्क्वायर बाय जी MP बाई ME का रेशियो निकालो, मतलब ये कि इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स बाय ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो निकालो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो सारा डाटा बैठा दीजिए, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, जी का वैल्यू और ये 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 इलेक्ट्रॉन का मास का वैल्यू पुट कर दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वहाँ सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया है 2.287 इंटू 10 टू दी पावर 39। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा है और ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटा है। यही आप जब 11th का पहला चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें ये एक फंडामेंटल फोर्सेस का कंपैरिजन का एक टेबल मिलता था, उसमें लिखा रहता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन का 10 का पावर 40 गुना 35 ऐसे दिया हुआ था। थोड़ा अलग अलग डाटा इसलिए है कि यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में निकाले हैं, प्रोटॉन में निकालेंगे तो ये तो वही रह जाएगा पर यहाँ थोड़ा डाटा बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन में निकालेंगे तो ये डाटा वही रहेगा, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वेरी करेगा। तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 5 कि दो प्रोटॉन है 1 फर्मी के डिस्टेंस पे, तो बताना है कि उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ये डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन हो गया। सिर्फ इसमें एक बात याद रखना है कि एक फर्मी कितना होता है, फर्मी का मतलब होता है फेम्टोमीटर, ये डिस्टेंस का एक छोटा यूनिट है। तो इस फार्मूला में पुट कर देते हैं इसको। फोर्स का फार्मूला होता है बच्चा लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। प्रोटॉन का चार्ज होता है ऐसा, दूसरा भी प्रोटॉन है तो उसका चार्ज है ऐसा, और 1 फर्मी है तो 10 का पावर माइनस 15। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वहाँ पूरा स्टेप हम सॉल्व करके दिखाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा। 6, 7 जो है उसमें हम आपको थ्योरी समझा रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा थ्योरी समझिएगा। इसको भी थोड़ा गौर से सुनना, नहीं तो कहेगा कि फिर नहीं समझ में आया, क्योंकि ये भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे एक Q2 चार्ज है और ये दोनों अभी पॉजिटिव है। एक क्वेश्चन इसमें ये रहता है कि थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करें, उस थर्ड चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड लें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए इसका मतलब कि जितना भी वहाँ पे चार्ज होगा सब पे फोर्स 0 होना चाहिए, ये कहने का मतलब होता है। तो जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं बीच में कहीं, थोड़ा अट्रैक्शन रिपल्सन आपको समझ में आना चाहिए। हम अभी इस पे फोर्स की बात कर रहे हैं कि इस पे कौन किधर फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स 0 हो सकता है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। पर हम बोले थे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है और यहाँ प्लस Q है। यहाँ पे आइए, इस पे ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा,
ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स एक साइड आ गया, नेट जीरो नहीं हुआ, सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत ले लिए, कुछ और लेना पड़ेगा, इसको चेंज करो। अब देखो, यदि हम लोग यहाँ माइनस क्यू ले लें तो क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, ये प्लस भी इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, ऐसा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया बीच वाला। यहाँ ये प्लस Q1, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q2, इस पे चेक करते हैं। ये माइनस इस प्लस को खींचेगा और ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर देगा। यहाँ तक तो ठीक है। इस पे आइए, ये माइनस इस प्लस को खींचेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर देगा, ऐसे। देखिए इसमें तीनों में नेट फोर्स जीरो होने का संभावना है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कंक्लूजन आपको याद रखना है कि यदि दो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो सवाल पूछता है कि तीसरा चार्ज को कहाँ और तीसरा चार्ज कैसा होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो आंसर ये होगा, ये थियोरेटिकल जवाब हो गया कि तीसरा चार्ज नेगेटिव होना चाहिए और तीसरा चार्ज उन दोनों के बीच में कहीं होना चाहिए, तब जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये लाइन हम वहाँ कंक्लूजन में लिख दिए हैं, यदि आप ध्यान से देखें नोट्स को तो लिखा है व्हेन टू पॉजिटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ए नेगेटिव चार्ज इज केप्ट बिटवीन देम। तो ये लाइन लिख दिए हैं। अब आइए एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं जो इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे एक चार्ज है 2 इंटू ऐसा, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है 1 इंटू, इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि तीसरा चार्ज कैसा होगा, कहाँ रहेगा कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 2 इंटू ऐसा दिया है, दोनों पॉजिटिव है तो हम बताए थे कि बीच में रखेंगे और बोले थे कि नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव होगा। आप इसको x मानिए तो ये 10 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आइए इस पे नेट फोर्स निकालिए, ये प्लस है ये माइनस है, ये खींचेगा, ये माइनस ये प्लस, इसको इस पे निकालना है तो ये भी इसको खींचेगा। यदि आप जीरो करना चाहते हैं इक्विलिब्रियम में तो बराबर करना होगा, वैल्यू इक्वल डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। अब आइए वैल्यू बैठाइए, तो F1 इसका और इसका बीच का ले रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू माइनस 6, और यहाँ साइन नहीं लगाते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू माइनस 6 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पूरा स्टेप बाय स्टेप वहाँ जा करके सॉल्व कर चुके हैं, तो लोग कैलकुलेशन देख लेना, कहीं जंप नहीं किए हैं। तो जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं और यहाँ से कैलकुलेट किए तो देखना x का वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर आया है, तो इसका वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि वो q का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, जहाँ वैल्यू निकालने बोलेगा तो ऐसा भी एक सवाल आगे बताएं, चूंकि उसमें डाटा नहीं देता है, जनरली q के टर्म में, सिंबल के टर्म में पूछता है, तो वैसा सवाल आगे चल के बनाएंगे। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा का 7 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें बस इतना किया है कि यहाँ पे माइनस लगा दिया है, तो माइनस लगा दिया है तब क्या होगा। तो पहले हम इसका थ्योरी समझा देते हैं। ये Q1 है और यहाँ माइनस Q2 है। सबसे पहला बात ये कि प्लस माइनस होता है तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन निकालते हैं। जैसे मान लो कि हम बीच में प्लस रख देते हैं, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तिधर, और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तिधर, ये दोनों सेम साइड चला गया, इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो हमारा पहला एजम्पशन गलत साबित हुआ।
ऐसा। अब आइए कहीं बाहर में देखते हैं, मान लीजिए कि इधर कहीं और इधर में कहीं प्लस ले लेते हैं, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो हो सकता है 0। यहाँ आइए, ये प्लस इस प्लस को रिपेल कर देगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन रिपल्सन में कुछ लोग को कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा शांति से सुनो। इधर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, तो इधर रिपेल करेगा। ये माइनस है, इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो दोनों सेम साइड हो गया। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे माइनस ले करके देखते हैं, ठीक है। माइनस लीजिए, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इस माइनस को रिपेल कर देगा, ये हो सकता है। यहाँ आइए, ये माइनस इसको खींचेगा, ये माइनस भी इसको खींचेगा, ये भी हो सकता है। यहाँ आइए, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा, तो ये हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्लस माइनस में बाहर में लेते हैं। जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो इक्विलिब्रियम आउटसाइड में होता है, और आउटसाइड में उधर जिधर छोटा चार्ज होता है उधर। तो देखिए छोटा चार्ज की ओर लीजिए, जैसे यहाँ 2 × 10⁻⁻⁶ है, माइनस ऐसा है और ये 10 सेंटीमीटर ही है। कह रहा है कि तीसरा चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे कि उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो हम इसका कंक्लूजन वहाँ लिखे हुए हैं, आप याद रखिएगा कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो थर्ड चार्ज को कहाँ ला कर रखेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लाएंगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए थर्ड चार्ज को आउटसाइड में रखना होगा। किस साइड रखना होगा, तो जिस साइड में छोटा चार्ज होगा उस साइड रखना होगा। और एक बात और, जो साइन होगा छोटा चार्ज का, थर्ड चार्ज उसके अपोजिट साइन का होगा, पूरा वेरीफाई करना होगा जैसे हम कर रहे थे वैसे। यदि छोटा चार्ज नेगेटिव है तो थर्ड चार्ज पॉजिटिव होगा, यदि छोटा चार्ज पॉजिटिव है तो थर्ड चार्ज नेगेटिव होगा, आपको याद रखना है। तो ये दोनों है, ये देखिए 2 × समथिंग है, मैग्नीट्यूड में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब हुआ कि थर्ड चार्ज जो है वो इधर रखाएगा। अगला बात कि ये माइनस है तो ये थर्ड चार्ज जो है वो क्या रखा जाएगा, प्लस। इसको आप x मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा 10 + x। इस पे नेट फोर्स 0 कीजिए, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। इक्विलिब्रियम में होना है तो आप ऐसा लिखिए कि F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। F1 क्या लिए थे आप, इन दोनों के बीच का, तो k × 1, माइनस नहीं लगाते हैं, याद रखना, साइन नहीं पुट करेंगे। 1/4 पे ε0 को फिलहाल k लिख दिए, k मतलब यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं समझ लेना है। इसका वैल्यू बैठा है, उसका वैल्यू माइनस नहीं लगाते हैं और डिस्टेंस x है, = फिर ये दोनों के बीच में, तो k × 2 × -6 × q डिवाइडेड बाय यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 10 + x, ऐसा। देखिए k कट रहा है, -6 कट रहा है, छोटा q भी कट रहा है, ये बच रहा है 1/x² इधर में, और इधर बच रहा है 2/10 + x का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 10 + x/x का होल स्क्वायर = 2, तो 10 + x/x = √2, तो ये हो गया 10/x + 1, सेपरेट कर दे रहे हैं, √2, तो 10/x = √2 - 1। इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो 10/√2 - 1, √2 + 1 से रेशनलाइज कर दीजिए तो नीचे 1 बचेगा, तो ये 10, 1.4 + 1 2.4, ये 24 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको कंक्लूजन थोड़ा फिर से हम बता देते हैं कि यदि दो पॉजिटिव चार्ज होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, लाइन वहाँ लिखा हुआ है, सुनिए बढ़िया से, कि यदि दो पॉजिटिव चार्ज होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो थर्ड चार्ज को बीच में रखना पड़ेगा।
और थर्ड चार्ज जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो आउटसाइड में रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज को, तब जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और किस साइड, तो जिधर छोटा चार्ज है उधर रखेंगे, और छोटा चार्ज प्लस होगा तो थर्ड माइनस होगा, और छोटा चार्ज माइनस होगा तो थर्ड प्लस होगा। ये कंक्लूजन है, इसको आपको याद रखना होगा। इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, आगे 2 सवाल भी इसी पे आधारित है। एक बता देते हैं, एक तुम लोग अपना देख लेना सॉल्यूशन, एक हम और बता देते हैं उस पे आधारित। उसमें चार्ज का वैल्यू भी निकालने के लिए आएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि यहाँ 16Q है, यहाँ पे Q है, L डिस्टेंस है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए थर्ड चार्ज का वैल्यू और पोजीशन बताना है। थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, कितना वैल्यू का रखेंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो अभी हम क्या बताए कि दोनों पॉजिटिव होता है तो कहीं बीच में रखते हैं, और वो नेगेटिव लेते हैं। ये L है तो आप इधर कहीं -Q रख दीजिए, तो माइनस रख दिए। अब देखिए यदि ये डिस्टेंस x होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L - x, या चलिए हम उसको नीचे बनाते हैं। यहाँ पे -Q है, ये x है तो ये L - x, यहाँ 16Q है, यहाँ पे ओनली Q है। ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो नेट 0 हो जाएगा। k इसका वैल्यू q, और यहाँ 16Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k कैपिटल Q इंटू अ स्मॉल q डिवाइडेड बाई L - x। जितना कटता है उसको काटो, 16 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई L - x स्क्वायर, कट के ये बचेगा, स्क्वायर हटा दो तो 4 बाई एक्स इज इक्वल टू L - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 4L इज इक्वल टू 5x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4L बाई कितना 5। एक टर्म और कि चार्ज का ही वैल्यू निकालना है। तो चार्ज का वैल्यू कैसे निकालिएगा वो देखिए, यहाँ पे 16Q है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे -Q है। थर्ड चार्ज पे जब भी आप नेट फोर्स कीजिएगा तो उसे डिस्टेंस निकलेगा, और पहले से जो 2 चार्ज दिया हुआ था आप उसमें किसी एक पे नेट फोर्स 0 करेंगे तो थर्ड चार्ज का वैल्यू निकलेगा। ये बात आप याद रखिए, या तरीका सीख लीजिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमको ये Q का भी वैल्यू निकालना है, तो इधर इस पे या इस पे नेट फोर्स को 0 करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं, तो ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा और ये प्लस इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये प्लस इसको रिपेल कर दिया, दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में उल्टा हो जाए तो फिर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ऐसा करते हैं कि F1 इज इक्वल टू लिख देते हैं F2, F1 इन दोनों के बीच में है, तो K कैपिटल Q स्मॉल q बाय ये डिस्टेंस कितना बचेगा, जिसका वैल्यू आ गया 4L/5। ये पूरा L था तो ये L - 4L/5, मतलब आपको यदि जोड़ घटाव आता है तो ये L/5 आएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया L/5 इज इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं तो K इंटू 16Q इंटू Q, और ये पूरा डिस्टेंस L है। L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, एक Q कैंसिल हो जाएगा, ये 25 इंटू 16Q, यहाँ से Q आएगा 16Q/25। पर चूंकि ये मैग्नीट्यूड आता है, ये फार्मूला में सब जगह मैग्नीट्यूड लगाते हैं, साइन हम पहले से डिसाइड कर चुके थे कि माइनस था, इसका ये मतलब हुआ कि इसका ओरिजिनल आंसर होगा -16Q/25। तो एक पे नेट फोर्स 0 करेंगे उससे डिस्टेंस आएगा, और दूसरे पे नेट फोर्स 0 करेंगे उससे हमारा थर्ड चार्ज का वैल्यू आएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और दिया हुआ प्लस और माइनस का, वो हम नहीं बता रहे हैं, वो तुम लोग को सॉल्यूशन भी दे दिए हैं, समझने की कोशिश करना। प्लस माइनस में हम बताए थे नियम कि प्लस माइनस में बाहर में 0 करेंगे
और बाहर में कहाँ जीरो करेंगे, जिधर छोटा चार्ज होगा उधर। और अगला बात की जो साइन होगा छोटा चार्ज का, थर्ड चार्ज का साइन उसके अपोजिट होगा। एक क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग बनाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन बता देते हैं, एक दो और क्वेश्चन। एक एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन 8 नंबर बता रहे हैं। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चार्ज जो है 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो बताना है कि उसके बीच में मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। एच.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 8, दो चार्ज है Q1 और Q2 और ये 1 सेंटीमीटर के दूरी पे है, तो बताना है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दिया है, ये हम लोग जानते हैं, पर ये मिनिमम निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे, जब तक ये वैल्यू हमको देगा नहीं। Q1 Q2 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर मिनिमम निकालना है तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ये पूरा वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। हम पढ़ाए थे कि चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। दूसरा भी मिनिमम लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और R 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मतलब मीटर में ऐसा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इतना न्यूटन इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम पूछा है तो क्या करना है कि ये दोनों का छोटा वैल्यू लेना है। बहुत कोई यहाँ कंफ्यूज क्या करता है कि छोटा वैल्यू 1 कूलाम ले लेता है। 1 कूलाम चार्ज का बहुत बड़ा वैल्यू है। 1 कूलाम से ये बहुत छोटा है, देख रहे हो 10 का पावर -19 है। तो यही बात इसमें ध्यान देना है कि Q1 Q2 मिनिमम लेना है, और मिनिमम का वैल्यू 1 कूलाम नहीं बल्कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऐसा आज यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। तू लोग इतना दोबारा अपना पढ़ लेना, इसके आगे जितना नोट्स है वो भी उतार लेना तू लोग। आगे चल के तो ऐसा है कि सारा क्वेश्चन में क्वेश्चन ही हम लिख दिए हैं, तो लोग नोट्स कॉपी करके, और जब हम पढ़ाते हैं तो एकदम सामने रखेगा। मोबाइल के साथ साथ कॉपी भी सामने रखना है और देखते जाना है। क्वेश्चन भी एक बार हो सके तो पढ़ते जाना है। अभी 2 क्लास कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल चलेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन होता है इसमें, तो 2 क्लास और बताएंगे इसका न्यूमेरिकल। और तुम लोग को इसमें और जो नहीं समझ में आया, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा इंडिविजुअल नंबर पे मैसेज कर दो, वो अगला क्लास में डिस्कस कर देंगे। आज के क्लास में जो प्रॉब्लम रह गया वो अगला दिन डिस्कस करेंगे, अगला दिन का फिर अगला दिन। जब तक ऑनलाइन क्लास चल रहा है ऐसे ही रहेगा। जो इशू है वो मेरा नंबर पे मैसेज कर देना, अगला दिन उसका डिस्कशन कर देंगे, ठीक है।